हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के पहले सेट के आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में क्या दिया है, चलिए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। दिया है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ए और बी के लिए यहां पे चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है ए इक्वल टू मासा ए और बी इंटू बी। दूसरा ऑप्शन दिया ए इंटू बी लॉसा ए इंटू बी। यहां पे दिया है बी इक्वल टू मासा इंटू लॉसा। इसके बाद दिया ए इंटू बी मासा इंटू बताओ क्या लॉसा। तो इसमें से कौन सा सत्य होगा ये आपको, चलिए इसको समझते हैं। तो आप लोग एक सूत्र समझे होंगे, एक सूत्र आपको पता होगा इसके सॉल्यूशन में पहले के। चलिए देखते हैं क्या होता है, ध्यान समझे। पहले के सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं क्या कि क्या होता है एचसीएफ इंटू होता है एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू बताओ क्या होता है भाई दूसरी संख्या। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहां पे ए इंटू बी यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू ए और बी का मौसा इंटू ए और बी का लसा, यानी यही वाला बात है। तो इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का दिया है एक शून्येतर परिमेय संख्या। एक शून्येतर का मतलब इसमें शून्य सम्मिलित ना हो और अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव होता है। एक शून्येतर कोई संख्या ले ले, शून्येतर का मतलब कोई भी हम एक नंबर ले ले, वो परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बी। यानी एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है वो सदैव कितना होता है भाई, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें तीसरा नंबर प्रश्न दिया है, चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 नंबर प्रश्न दिया है कि यदि m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू m प्लस 7 तो हमें अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पे m की वैल्यू 5 है तो यहां पे हम m की वैल्यू रख दे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा, m के जगह पे 5 और प्लस 7 यानी n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। ये बताओ m की वैल्यू कितना है, m की वैल्यू यहां पे 5 का स्क्वायर, n की वैल्यू कितना है अभी कैलकुलेट किए हैं 12 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। अब इसका हम योग करेंगे तो आ जाएगा 169 और 169 का जो रूट होता है ओनली कितना होता है भाई 13। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर इसमें कितना कौन सा दिया है, सी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे 30। तो ये भी आपको समझ में आया हो गया। अगर समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य का मतलब बराबर, अगर कोई परिमेय संख्या है उसके बराबर परिमेय संख्या होगी। एक कह रहा है केवल एक होगा और दूसरा बी कह रहा है 2 होगा, सी कह रहा है 3 होगा, डी कह रहा है अपरिभाषित होगा। जैसे हम कहें मान लीजिए मेरे पास कोई रेशनल नंबर है 2, अब यहां पे हम लिख दें 2/4, ये दोनों बराबर नहीं है। मैंने इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2/4। यहां पे हम लिख दें ये तो 3 क्या लिख दें 6, ये भी 3 2 जा 6। तो इस तरह से हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। तो एक परिमेय संख्या के समतुल्य अनेक परिमेय संख्या हो सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन न तो ए होगा, न तो बी होगा, न तो सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है,
यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 दिया है, इसके सॉल्यूशन देखो क्या दिया है, ध्यान से समझेंगे। दिया है a1x, क्या दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, और क्या दिया तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। दो रैखिक समीकरण दिया है, और दिया है यदि a1 बटे में a2 इजिकल टू b1 बटे में b2 इजिकल टू c1 बटे में c2, ये दिया है। तो कर अगर इतना है तो बताइए रेखाएं समांतर होंगी कि रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके पूरे हम लोग कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं। हम पढ़े हैं यहां पे यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 हो तो इसके 3 कंडीशन बनते हैं। पहला, अगर a1 बटे में a2 इजिकल टू b1 बटे में a1 इजिकल टू a2 नॉट इजिकल टू b1 इंटू b1 बटा पान b2, अगर ये वाला कंडीशन अप्लाई होता है तो जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं क्या करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और इसके केवल कितने हल होते हैं, केवल एक ही हल होते हैं, और मात्र एक ही बिंदु पर ये क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है यदि a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2, तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। इस कंडीशन में इसके अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं भाई, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये प्रत्येक जगह इसको क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अब थर्ड नंबर क्या होता है, a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती है, रेखाएं समांतर होती है। तो देख रहे कौन सा कंडीशन दिया है, कंडीशन नंबर 2 दिया है, इसलिए रेखाएं क्या होंगी, समपाती। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग को नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 6। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या दिया है। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो वो संख्या होगी, ऑप्शन है 21, ऑप्शन है 42, ऑप्शन है 43, ऑप्शन है 84। चलिए इसको सॉल्व करते, लिखेंगे आप एकदम विस्तार से इसको सुना। माना वह संख्या बराबर क्या है, x। माना वह संख्या क्या है, x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या का, इस संख्या का 1/3 1/3 कितना है, 21। अब इसको सॉल्व कर लो, भगे में इधर गया तो गूढ़े में 21 इंटू 3। अब हल करेंगे क्या मिलेगा, 63। x की वैल्यू कितना आ गया, 63, अर्थात वो संख्या कितना है, 63। आज डायरेक्ट कर ले भाई, 63 का 1/3 निकाले, कितना आएगा, 21। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोग समझे कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 7। कहा है द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 का एक शून्यक क्या है भाई, एक शून्यक p माइनस 2 है। एक शून्यक माइनस 2 है तो p की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट। मतलब इसका एक शून्यक दिया है, द्विघात समीकरण तो जाहिर सी बात है कितने शून्यक होंगे, 2, और दूसरा शून्यक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख देंगे x इक्वल टू क्या रखने पर, -2 रखने पर, एक शून्य को रख दे, इक्वल 0 2 आ जाएगा। यहां पर रख दे x के जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस 2, x के जगह पे -2 माइनस p इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, प्लस माइनस कितना आएगा, 4 माइनस p इक्वल टू 0। ये कैंसिल,
ये बताओ P इक्वल टू कितना हुआ 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 0, अर्थात इसका P की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0 होगी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुज देखे हैं, दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है ए। हम लोग पढ़े हैं सर्व एक प्रमेय है, इस समय हम लोग के सिलेबस से बाहर है, शायद आप लोग कुछ लोग पढ़े होंगे कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। एक इसमें प्रमेय है कि यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो जो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है बराबर। ये एक प्रमेय है, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बताओ अगर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर है तो ये त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतना तथा इतना से समदूरस्थ किसी बिंदु के निर्देशांक क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुविकल्पी में ही नहीं अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी भी प्रश्न में भी आ सकता है। तो चलिए देखिए, पहला करा एक्स अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जो इन दोनों से कितने दूरी पर हो समान दूरी पर हो। मान लेंगे ए पॉइंट ए है, ये पॉइंट कितना है 2, -5। ये पॉइंट कितना है भाई बी 2, -9। एक दूसरे से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, वो भी एक्स अक्ष पर। मान लेंगे एक्स अक्ष पर वो बिंदु कितना होगा, तो मान लेंगे एक्स अक्ष पे क्या 0 होता है भाई कोटि, तो मान लेंगे एक्स अक्ष पे वो बिंदु क्या है एक्स कामा क्या है 0। तो ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है इक्वल, यानी कह सकते हैं AP इक्वल टू पी, AP इक्वल टू सॉरी BP, AP इक्वल टू बी, क्या बोलते हैं BP। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा लेते हैं हम। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या पढ़े हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। y2 - y1, y2 कितना है 0, y1 माइनस प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू BP x2 - x1, x ये प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, रूट से रूट खत्म। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग क्या हो जाएगा भाई 25, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 81। सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2ab 4x 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 81। सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस इधर गया प्लस, जितना प्लस है इधर बुला लो, चलिए यहीं पे रह देते हैं -4x प्लस इधर आया तो -4x, ये इसको उधर भेज देते हैं 81 यहाँ पे 485, ये प्लस इधर जाएगा तो -29। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 18x। अब यहां से माइनस कर लेते हैं, माइनस करते हैं, यहां से लिखिए, यहां से 15 में से 9 गया, क्या बचेगा भाई 6। अब यहां क्या बचेगा 15 में से 9 गया, सॉरी यहाँ पे इसी उल्टा कट दिया हमने ये, हाँ ठीक तो है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया हमारा 7, 7 में से 2 गया, कितना बच गया 5, भाग देंगे 8 7 56, x इक्वल टू माइनस क्या मिलेगा 7, यानी ये बिंदु क्या आ जाएगा -7, -7, इसमें ऑप्शन देख ले, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसा विश न करें कि सारे प्रश्न छोटे रहेंगे, बड़े भी हो सकते हैं। अब हम लोग का देखिए एक और प्रश्न हम लोग के सामने है, प्रश्न नंबर 10। अब प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, दिया है त्रिभुज ABCD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज A
बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। और कह रहा है ए बी बराबर ए सी, ये ए बी है और ए बराबर क्या है, ए सी है। तो कह रहा है तो एंगल बी मतलब कोण बी ग्रेटर देन कोण सी। दूसरा क्या है, एंगल बी लेस देन एंगल सी। सी का है कोण बी बराबर कोण सी। वास्तव में यही सही होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। यहां पे देखिए ए बी ए सी के बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कोण बी बराबर कोण सी। 9th में हम लोग पढ़े होंगे कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते तो इसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इसके दो भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कोण बी कोण सी के क्या होगा, बराबर। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। तो ये हम लोगों को प्रश्न नंबर 10। अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, चलिए देखिए, ये भी त्रिभुज से प्रश्न है। दिया है त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज मैंने ले लिया, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, त्रिभुज ए बी सी में ए बी की वैल्यू 6√3, 6√3, बी सी की वैल्यू, सॉरी ए सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कोण बी के वैल्यू होगा, यानी कोण बी का मान कितना होगा ये हमें पता करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं क्या होगा। पहले दिमाग लगाते हैं, सबसे बड़ा अगर हम शायद अगर ऐसा करते हैं, 6 का वर्ग कितना होगा भाई, 36, 6 का वर्ग कितना होगा 36, और यहां पे इसका वर्ग 36 और 3, 36 इंटू बताओ क्या जी 3, यहां से 36 प्लस 18 8, ये बताओ 9 और 9 और एक क्या मिलेगा भाई 10। अब इसको ऐड करते हैं तो 144। इस तरह से हम दिमाग लगा सकते हैं क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने अभी रफ कार्य किया, मैं खुद समझाऊं, आप लोगों को नहीं समझा। चल देखिए, इस कंडीशन में अगर 3 भुजाएं दिया हो तो हम सोचते हैं अगर सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग हो वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाए तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज होगा तो उसका डिग्री कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। चलिए समझ लेते हैं। ए बताएं, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस क्या बी सी स्क्वायर। इस तरह का ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ऐसे ट्रायंगल। ये है ए, इसका नाम बना दिए बी और इसका नाम बना दिए सी, ये 90 डिग्री। फिर ये लिए, ये कर्ण है, ए सी भुजा ले लिए। अब यहाँ पे अभी 90 डिग्री नहीं करें, हल करने जा रहे हैं। इसकी वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना है ए बी का 6√3 का स्क्वायर, बीसी की वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर ले लेंगे 36 इसका 3 प्लस 36, 144 इजकल टू 108 प्लस 36। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, हल करेंगे आता है 144। यानी ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है, यानी पाइथागोरस तरीक है। इसलिए जो कोण बी होगा वो कितने डिग्री होगा 90 डिग्री, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, अन्य त्रिभुज के लिए लागू नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। इसको लिख के सॉल्व करते हैं। यहां पे दिया है एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो बराबर, ये समबाहु त्रिभुज है। ए बी इसकी वैल्यू सी, ए बी सी है। अब कह रहा है इसकी प्रत्येक भुजा 2a है, यानी इसकी भुजा 2a है, ठीक 2a है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, यानी इसके शीर्ष से, यानी इस पे जो डाला गया लंब, इसकी लंबाई हमें क्या करनी है भाई, कैलकुलेट करनी है। तो इसके हम दो तरीके अपना सकते हैं, त्रिकोणमिति पर है तो वही अपना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 60, ये लंब हम ए एम मान लेते हैं, ठीक। तो हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एम बी में, ए एम बी, ए एम बी, यानी ये वाली भुजा हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। कर्ण की वैल्यू पता है, अगर इसको थीटा तो आधार ये लंब और एक कर्ण,
तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन, साइन 60 अंश। लंब की वैल्यू am, कर्ण की वैल्यू 2a। साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2 इजकल टू am इंटू बताओ क्या मिलेगा 2a। इसको इधर बोला भेज लेंगे तो क्या मिलेगा am इजकल टू √3/2 इंटू 2a। 2 से 2 कैंसिल, यानी am की वैल्यू क्या आ गया a√3। चाहे तो इसे पाइथागोरस प्रमेय से भी सॉल्व कर सकते, पाइथागोरस प्रमेय भी लगा लेंगे। कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AC, यानी 2a का स्क्वायर बराबर लंब am ही है, am का स्क्वायर, आधार क्या है bm का स्क्वायर, इसका 4a का स्क्वायर, am का स्क्वायर। अब जब इस पे लंब डालें इसको दो बराबर भागों में, ये होगा तो a का स्क्वायर प्लस इधर गया तो माइनस 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इजकल टू am का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3a स्क्वायर इजकल टू am का स्क्वायर, वर्ग इधर गया तो वर्गमूल 1 निकल जाएगा √3। तो इससे भी पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, लेकिन त्रिकोणमिति से बहुत आसान है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर हम लोग क्या देखें a√3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये सही है। इस तरह हम लोगों ने 12 प्रश्नों को सॉल्व किया। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या दिया है इसको भी देख लेते। दिया है साइन a इजकल टू कॉस b। तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है a, यानी एंगल a का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहां पे हम लोग शायद प्रश्न में मिस्टेक लिख दिए हैं, यहां पे cos b नहीं, ये cos a होना चाहिए। यहां पे हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं, ये यहां पे cos क्या रहेगा, cos a रहेगा, ये गलत है, cos a रहेगा। ठीक, तो यहां पे cos a यहां भी तब रहेगा, लिखेंगे cos a, तो हमें a की वैल्यू ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करते हैं। साइन a, ये गुणे में इधर आया तो भगे में, cos a इजकल टू 1। साइन थीटा बटे में cos थीटा क्या होता है tan थीटा, tan a हो जाएगा इजकल टू 1। tan कितने अंश का मान 1 होता है, तो सबको पता है tan 45 अंश। 10 से 10 कैंसिल, a की वैल्यू 45, दिस इज क्या आंसर। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 45, ये 45 रहा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या जी 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है इसको समझ लेते हैं। दिया है a इजकल टू 30 अंश, a इजकल टू 30 अंश, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए कैलकुलेट ही कर देते हैं, कैलकुलेट करते डायरेक्ट कैलकुलेट करते। 1 a की जगह पे 30 अंश रखे, 10 स्क्वायर 30 अंश बटे में 1 प्लस 30 के जगह पर रखे कॉट स्क्वायर 30 अंश। 1 10 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस कॉट 30 अंश की वैल्यू कितना होता है √3 का स्क्वायर। हल कर लेते हैं। देखिए 1 बटे में 1 कर सकते हैं, इसकी 1, इसका क्या जाएगा 3, नीचे 1 प्लस 3। अब यहां से क्या जाएगा दोनों कैल्शियम 3, अब यहां पे 3 प्लस 1, अब पूरे का बटा 1 3 क्या जाएगा 4 बटे में 1। अब इसको ले लेंगे 4/3, 1/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या मिलेगा 1/3, दिस इज आंसर। इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है डी, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोगों ने प्रश्न नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है, ये भी हम लोगों का सॉल्यूशन है, इसको ध्यान समझिए। एक गोला है, उस गोले की त्रिज्या कह रहा है 2 गुना कर देने से उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि की क्या कीजिए गणना कीजिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, हमें प्रतिशत वृद्धि कैलकुलेट करना है। चलिए पहले बताते हैं। माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या R1 कर लेंगे, कितना है R है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हम 4 पाई आर का स्क्वायर। अब यहां पे लिखेंगे त्रिज्या 2 गुना करने पर, त्रिज्या 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर क्या आ जाएगा, R2 इक्वल टू 2R। पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ले 4 पाई, इसके जगह पे क्या आ जाएगा 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर। तो यहां पे क्या निकल के आ गया 4 पाई, यहां से निकल के आ जाएगा क्या 2 का स्क्वायर, हाँ 2 आ गया, तो इसका आ जाएगा 4R का स्क्वायर यानी 16 पाई R का स्क्वायर। हमें प्रतिशत वृद्धि कैलकुलेट करनी थी, तो चलिए प्रतिशत वृद्धि कैलकुलेट करते हैं। बताओ वृद्धि, वृद्धि वृद्धि कितने का आया भाई, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो वृद्धि निकालेंगे तो हम लोग का वृद्धि आंसर आएगा यहां से 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर का स्क्वायर, कितना आ गया भाई, यहां से घटा लेंगे 12 पाई आर का स्क्वायर, 12 पाई का स्क्वायर। अब पहले कितना था, पहले था इसका, अब हम ले बताओ, ये तो वृद्धि, अब प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर लेंगे, प्रतिशत वृद्धि कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पे कितना था पहले 4 पाई आर स्क्वायर, इतने की वृद्धि होगी, इनटू बताओ क्या 100, 4 तिहाई 12, कितना जाएगा 300 प्रतिशत। तो प्रश्न नंबर हम लोग का कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, सी। आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गया होगा, यानी 15 का कौन सा सही है भाई, सी। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात, प्रश्न है 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात यानी d1 इंटू d2 इक्वल टू 4 अपान कितना है 9, ये दिया है। तो कह रहा है उनके परिधियों में अनुपात होगा, तो उनके परिधियों में क्या होगा अनुपात, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2r1 इंटू 2r2, क्योंकि वृत्त व्यास जो होता है वृत्त का त्रिज्या का 2 गुना 4 अपान 9, ये भी r1 अपान क्या होगा r2 इक्वल टू 4 अपान 9। परिधियों का अनुपात क्या होता है, परिधि 2 पाई r1 बटे में 2 पाई r2 इक्वल टू 4 अपान, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r1 अपान r2, r1 अपान r2 कितना 4 अपान 9, अर्थात 4 संबंधी 9। तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी सॉल्व सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, तो चलिए इसको माध्य भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, इसका ऑप्शन गायब है, इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए है 4.2, ऑप्शन नंबर बी दिया है, बी कितना दिया है 5.4, ऑप्शन नंबर सी दिया है, सी दिया है 6, ऑप्शन नंबर डी दिया है 6.1, ये वर्ग अंतराल। इसके बाद बारंबारता, बारंबारता, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट वैल्यू दिया है, इस पे हमें ज्ञात करेंगे एक्स आई, ये क्या है एफ भी कहते हैं इसको, एफ आई इंटू एक्स आई। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, यहां पे दिया है पहला 0 से 2 कितना दिया है 3, इसका आधा करेंगे दोनों को जोड़कर 1, 3 कम 3। अब आगे चलते हैं, यहां पे 2 से लेकर 4 दोनों को योग करो 6, 6 का आधा कितना आ जाएगा 6, यहां पे इसके पहले देख ले कितना दिया 1, 6 का आधा कितना आ जाएगा 3, 3 कम 3। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, सॉल्व करेंगे 4 से लेकर 6 कितना दिया है 5, इसका 10 का आधा कितना होगा 5, यहां पे क्या जाएगा 25। नेक्स्ट कितना दिया है 6 से लेकर 8 तक, 6 से 8 तक लिया है 4, ये किसका कितना आएगा 7, 7 चौको 28। अब यहां पे नेक्स्ट कितना दिया है 8 से लेकर 10, ये दिया है कितना 7, ये में निकल के आएगा 9,
9 सत्ते 63। अब इसका हम योग कर लेते हैं, योग आ जाता है योग, ठीक, योग कर लेते हैं, योग देखते हैं कितना आता है। योग कर ये तो 3 1 4 4 5 9 9 4 13 13 7 20, ये एफ की वैल्यू है, समेशन एफ की, ठीक। इसको योग कर लेते हैं, इसका योग करते हैं, 3 3 6 6 5 11 11 8 29 29 3 32 का कितना आ जाएगा 2। एक बार और मिला लेते हैं, 11 5 5 11 सॉरी यहाँ पे 3 8 11 11 5 16 16 3 19 19 3 22 का 2 2 2 4 4 2 6 6 6 कितना आ जाएगा 12। अब हम इसका माध्य निकाल लेंगे, x पे बार समेशन f इंटू एक्स समेशन f कितना दिया, समेशन f इंटू एक्स 112 122 अब बटे में 20। अब यहाँ पे भाग दे लेते हैं 20 से, 20 से कितने बार में भाग जाएगा भाई, 20 छक्के 120 दशमलव लगाएंगे 1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन के निकल के आ गया, डी। इस प्रकार हम लोग इसकी माध्य कितना निकल के आ गया, यानी 6.1। अब नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना दिया है 18, माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 24.1, बहुलक कितना दिया है, बहुलक बहुलक इक्वल टू दिया है कितना 28। माध्य क्या करना है भाई, माध्यक हमें कैलकुलेट करनी है, यानी माध्यक कितना होता है ये हमें क्या करना है भाई, बताना है, हमें माध्यक क्या करना है, बताना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो देखिए होता है, एक सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र बहुलक बहुलक प्लस होता है इसका बहुलक प्लस टू माध्य इंटू इक्वल टू 3 माध्य, ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। ये हम लोग कहाँ आ गए भाई, और पहले जाना था ना, और पहले जाना था, ये हम लोग गलत कर जाए पहले पेज पे, ठीक, ये वाला पेज है। ये बताओ क्या लिखना है, यहां पे होता है बहुलक प्लस टू क्या माध्य, 2 माध्य इक्वल टू 3 माध्य, ये सूत्र होता है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, माध्य। बहुलक कितना दिया है 28, माध्य कितना दिया है 24.1 इक्वल टू 3 इंटू माध्य। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 28 2 1 जा 2 0.24 जा 8 2 2 जा 4 बट इक्वल टू 3 माध्य, 3 माध्य। गुणे में इधर आया तो भागे में 0.2 8 8 16 का 6 4 2 6 6 1 7 अपान 3 इक्वल टू माध्य। अब सॉल्व करते हैं, 3 दूना 6 1 बचेगा, 3 बचे 15 दशमलव लगाएंगे, 3 चौको 12 इक्वल टू क्या माध्य। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी, यानी 25.4, ठीक। ये पिछले साल पेपर में आया भी था। अब हम लोग का प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वर्ग अंतराल इतने में उपयुक्त बारंबारता में बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग हमें क्या करना है, ज्ञात करना। देखो बहुलक किसका सबसे अधिक बारंबारता कितना है 23, इसका संगत वर्ग कितना है 20 से लेकर 30, 20 से लेकर 30, ऑप्शन नंबर सही है 20। नेक्स्ट प्रश्न है, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होता है, ये इस ऑप्शन अभी मैंने बताया क्या होता है, बहुलक इक्वल टू बहुलक प्लस क्या होता है 2 माध्य इक्वल टू 3 माध्यक। अब देख ले इसमें कौन सा सही है, पहला माध्यक इक्वल टू 2 बहुलक प्लस 3 माध्य, ये गलत है। बहुलक यहां है 3 माध्यक, ये भी है।
अप टू माध्य, यानी ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया माइनस, यानी ये ऐसे दिया है इसे बहुलक, प्लस उधर गया तो माध्यक क्या हो जाएगा -3 माध्यक -2 माध्यक। तो इस तरह हम देखें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, यानी इसका ऑप्शन नंबर हम भी सही कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 10th के मैथ के पहले सेट के आंसर के बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि इसका नेक्स्ट पार्ट आप तक आसानी से पहुंच जाए।